इतिहास में कुछ दौर ऐसे होते हैं जिन्हें एक बहुत बड़ा तमगा दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस शानदार उपाधि के पीछे की असलियत क्या है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक चलेंगे। हम ये देखेंगे कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने साम्राज्य की नींव रखी, कला और विज्ञान में कौन सी ऊंचाइयां छुई गईं, और सबसे जरूरी बात, क्या ये चमक वाकई समाज के हर इंसान तक पहुंच रही थी। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी भी महान साम्राज्य की कहानी उसके बनाने वालों यानी उसके शासकों से शुरू होती है। और गुप्त साम्राज्य की नींव कुछ बहुत ही ताकतवर और दूर की सोचने वाले राजाओं ने रखी थी। तो देखिए, इस साम्राज्य की शुरुआत की श्री गुप्त ने, जिन्हें महाराजा का टाइटल मिला था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम आए और उन्होंने गुप्त युग की स्थापना की। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और संस्कृत को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया, जिसने आने वाले वक्त की सांस्कृतिक दिशा ही तय कर दी। और फिर एक के बाद एक ऐसे शासक आए जिन्होंने इस विरासत को और भी मजबूत किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज का टाइटल लेकर साम्राज्य को एक ठोस बेस दिया। फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त इतने जबरदस्त विजेता थे कि उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा गया। उनके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके दौर में कला और संस्कृति खूब फली फूली। कुमारगुप्त ने शिक्षा का वो महान केंद्र बनाया जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और स्कंदगुप्त ने हूणों के हमले से देश को बचाकर भारत का रक्षक की उपाधि हासिल की। मतलब हर पीढ़ी ने कुछ ना कुछ बड़ा किया। समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। इतिहासकार वीएस स्मिथ का ये कहना बिल्कुल दिखाता है कि वो कितने मल्टी टैलेंटेड थे। उन्हें कविराज भी कहा जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो कला के लिए उनके लगाव को साफ दिखाता है। तो जब शासक मजबूत हों और देश में शांति हो तो क्या होता है? कला, साहित्य और संस्कृति को फलने फूलने का मौका मिलता है। और बस यहीं से गुप्त काल के स्वर्ण युग होने का असली दावा शुरू होता है। ये संख्या है 9, और ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के उन नवरत्नों का प्रतीक है। 9 ऐसे विद्वान जो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे और जिन्होंने ज्ञान विज्ञान को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। जरा सोचिए, उस दौर में क्या कमाल की चीजें लिखी जा रही थीं। एक तरफ कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां थीं, जो आज भी दुनिया भर में बच्चों को सिखाई जाती हैं। और तो और विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस जैसा पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर तक लिख डाला। ये साहित्य की एक ऐसी लहर थी जिसका असर आज तक महसूस होता है। लेकिन कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं कही जा रही थी। कहानी पत्थरों और रंगों से भी गढ़ी जा रही थी। चित्रकला और वास्तुकला ने भी एक नई उड़ान भरी थी। इसी दौर में मंदिर बनाने की नागर शैली का जन्म हुआ, जिसका ऊंचा शिखर आज भारतीय मंदिरों की पहचान है। कानपुर का भितरबाव मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उस समय ईंटों से भी शानदार मंदिर बनाए जाते थे। और अजंता की गुफाओं के बारे में तो क्या ही कहें। वहां की पेंटिंग्स बुद्ध के जीवन की कहानियों को ऐसे जिंदा कर देती हैं मानो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। चलिए अब कला की दुनिया से विज्ञान की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर गुप्त काल कला के लिए सुनहरा था तो यकीन मानिए ये विज्ञान और गणित के लिए भी एक क्रांतिकारी दौर था। शून्य, जीरो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस कमाल की खोज का विकास इसी दौर में हुआ था। और कहानी सिर्फ शून्य पर ही नहीं रुकी। महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने न सिर्फ शून्य की अवधारणा पर काम किया, बल्कि पाई की इतनी सटीक वैल्यू निकाली जो आज के हिसाब से भी आश्चर्यजनक है। यही नहीं, उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे के अंधविश्वास को तोड़कर उनके वैज्ञानिक कारण बताए, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग थी। विज्ञान की एक और फील्ड थी जिसमें गुप्त काल के लोग माहिर थे, और वो थी धातु विज्ञान। मतलब मेटल्स को अयस्कों से निकालकर उन्हें शुद्ध करके और फिर उनसे काम की चीजें बनाने की कला। और इस महारत का सबसे बड़ा सबूत आज भी दिल्ली में खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लौह स्तंभ। सोच कर देखिए, 1600 साल से भी ज्यादा हो गए ये बारिश धूप सब कुछ झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। ये उस दौर के कारीगरों के ज्ञान का जीता जागता प्रमाण है। तो हमने कला और विज्ञान की ऊंचाइयों को देख लिया,
पर सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का सिस्टम क्या था? अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। मौर्य साम्राज्य की तरह गुप्तों का सिस्टम पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड नहीं था, मतलब सब कुछ राजधानी से कंट्रोल नहीं होता था। इनका सिस्टम विकेंद्रीकृत था, जिसे हम एक तरह की सामंती व्यवस्था कह सकते हैं। इसमें होता ये था कि स्थानीय राजा, जिन्हें सामंत कहते थे, अपने इलाके पर राज करते थे, लेकिन वो गुप्त सम्राट को अपना राजा मानते थे और उन्हें टैक्स या तोहफे भेजते थे। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो गुप्तों ने बड़ी तादाद में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। ये उस दौर की समृद्धि को दिखाता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा स्याह पहलू भी था, विष्टि। ये एक तरह का जबरन श्रम या बेगार थी, जिसे राज्य अपनी आमदनी का एक जरिया मानता था। एक और दिलचस्प बात यह है कि गुप्तों ने हर जगह सीधा कब्जा नहीं किया। खासकर हिमाचल के पहाड़ी राज्यों जैसे त्रिगर्त और कुनिंद के साथ उनकी पॉलिसी अलग थी। उन्होंने इन राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय सिर्फ अपना दबदबा कायम रखा। ये राज्य आज़ाद तो थे, पर गुप्त सम्राट को भेंट भेजा करते थे। ये विलय के बजाय प्रभाव की नीति थी। तो अब तक हमने जो भी देखा वो स्वर्ण युग की तस्वीर को काफी मजबूत करता है ना? लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस सुनहरी चमक के पीछे कुछ धुंधले और अंधेरे कोने भी थे, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहा। शुरुआती गुप्तकाल में महिलाओं और शूद्रों की हालत फिर भी कुछ बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी। और इसी दौर का 510 ईस्वी का एरन शिलालेख हमें सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक सबूत देता है, जो समाज में महिलाओं की गिरती हैसियत का एक बहुत ही दुखद प्रतीक है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गुप्तकाल विज्ञान, साहित्य और कला के लिहाज से एक असाधारण दौर था। लेकिन सामाजिक गिरावट और विष्टि जैसी प्रथाओं को देखते हुए क्या हम इसे बिना किसी शर्त के समाज के हर तबके के लिए स्वर्णयुग कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास में स्वर्णयुग को आखिर परिभाषित कैसे करते हैं।